ठीक है, चलो देखिए हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में यहाँ बात करेंगे और बहुत तेजी से ये रिवीजन सेशन है, तो रिवीजन के इस तरीके से ही इसे पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ ईच अदर, यानी कि दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। या तो क्या तुम्हें कोई चीज की कमी हो रही है हम देंगे, तुम्हें कोई चीज की कमी है तुम दो, या हमारे ऑर्डर तुम मानो तुम्हारे ऑर्डर हम माने, इस तरीके की चीजें होंगी। एंड वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस सिस्टम्स, तो बहुत सारे सिस्टम बनाने के, जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो एक साथ काम कर रहा है। आपने खाना खाने के लिए जैसे ही आंखों ने देखा, मुंह में सलाइवा बनी और आपने फिर मुंह में जैसे ही रखा, दांतों ने चबाना शुरू करा, जबान ने हिलाना शुरू करा, ठीक है, खाने को, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? खाना जो है पूरा चप गया, चपने के बाद आपने डिक्लूड किया, जैसे ही अंदर निकला पेट में जाते ही स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलने लगा। क्या हो रहा है? सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एडजस्ट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो अगर डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो आपकी डेफिनेशन लिखिए, सीधा रट्टा मारो लिख देना। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस व्हिच मेक्स टू और मोर ऑर्गन्स टू वर्क एज अ फंक्शनल यूनिट इन हार्मनी, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखिए हमें 10th क्लास के लेवल के ऊपर हमें हर चैप्टर के दो पार्ट पढ़ना होते हैं, या तो प्लांट में कैसे होता है या एनिमल में कैसे होता है। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट में प्लांट हार्मोन के थ्रू कोऑर्डिनेशन होगा। और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? मूवमेंट शो होते हैं। प्लांट किस तरीके से बताएगा कि भाई साहब हमारे अंदर सब कुछ सही चल रहा है, तो वो अपने मूवमेंट शो करता है कि या तो एक तरफ जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा, या उधर बेंड हो जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएगा, ऊपर तरफ ग्रोथ कर जाएगा। ग्रोथ मूवमेंट ही सब कुछ बताएंगे प्लांट को कि कैसे क्या होता है। तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? हमारे अंदर प्लांट, ये कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल्स नोन एज प्लांट हार्मोन। क्या है? द फंक्शन ऑफ फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय सर्टेन केमिकल्स नोन एज प्लांट हार्मोन और फाइटोहार्मोन। प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम क्या है बेटा? फाइटोहार्मोन भी कहते हैं प्लांट हार्मोन को। और ये 5 तरीके के, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, मिथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये 5 तरीके के फाइटोहार्मोन्स होते हैं, जिनके फंक्शंस आपको अब यहाँ साफ साफ क्लियरली नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन एंड सेल इलॉन्गेशन। मेन काम आप समझते रहिए, जिस पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, आप इसको याद करते रहिएगा। रूट फॉर्मेशन, कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस। देखिए इसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस होता है। ये क्या करता है? अगर प्लांट में दो बड्स निकली है, एक लेटरल साइड में निकली है, एक एपिकल साइड में निकली है, तो एपिकल बड जो है वो लेटरल बड के ऊपर डोमिनेंसी शो करती है, यानी कि प्लांट ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रोथ करेगा और नीचे की साइड में कम ग्रोथ करेगा। आपने देखा है जैसे कि प्लांट में दिखते ही, तो माली को अगर साइड में ग्रोथ कराना होती है तो क्या करता है? यहां से प्लांट को कट कर देता है, और अगर ये प्लांट को यहां से कट कर देगा तो एपिकल बड कट हो गई। अब लेटरल बड जो है वो कहेगी ठीक है मेरे ऊपर से डोमिनेंसी खत्म हुई, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो दैट मींस एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ऑक्सिन। और ऑक्सिन टिपिकल टिप पे बनता है। ऑक्सिन बनता है कहां पे? अगर कोई पूछे ऑक्सिन कहां बनता है? टिप्स के ऊपर बनता है। क्या लाइट की तरफ बनता है या शेड में बनता है? तो शेड में बनता है, लाइट की तरफ ऑक्सिन नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सिन का काम तो आपको समझ में आया, एपिकल डोमिनेंस को ये करेगा एंड इनहेंस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। इसके बाद जिब्रेलिन की बात करते हैं। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है भाई साहब, इसमें याद रखिएगा ये इंटरनोडल इलॉन्गेशन करता है। अगर इसमें नहीं लिखा है तो आप याद रखिएगा क्या करता है ये? इंटरनोडल इलॉन्गेशन। यानी गन्ने में आपने देखा होगा, ये गन्ने का जो पूरा एक पेड़ है, इसमें यहां पे नोड्स होती हैं, इन्हें नोड्स कहते हैं, जो गांठें निकली हुई, और नोड्स के बीच का ये पार्ट कहलाता है इंटरनोड। और इंटरनोड्स का इलॉन्गेशन कौन कराएगा? जिब्रेलिन, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इसके फंक्शन है, जैसे ये काउंटर एक्ट करता है डॉर्मेंसी को। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? आपका जो सीड है वो बेचारा सो रहा है, फिर सीड को जैसे पानी में डालते हैं तब उसमें से जो है वो कुछ निकलता है, रूट्स और शूट्स, लेकिन सीड जब तक आपके पास रखा हुआ है वो सोता रहता है। सोने की कंडीशन कहते हैं डॉर्मेंट स्टेट में है, यानी कि ये भी सुसुप्तावस्था में है, सो रहा है। और उस डॉर्मेंसी को कौन कंट्रोल करेगा? कौन उसकी सोने को खोलेगा? जिब्रेलिन। यानी कि जब आप सीड का स्प्राउटिंग की बात करते हैं, चने को रख दिया रात में गीला करके और सुबह तक उसमें से वो निकल गया है, स्प्राउट बन गया वो, तो कैसे स्प्राउटिंग हो रही है? उसके पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये क्या करता है? कुछ प्लांट्स में इंड्यूस कराता है फ्लावरिंग, है ना, एंड ब्रिंग अबाउट इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। इसके अलावा बात आती है साइटोकाइनिन, नाम ही बता रहा है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, साइटो मतलब सेल, तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, याद रखिएगा।
साइटोकाइनेसिस का नाम क्या होता है? सेल डिवीजन करना। क्लियर है? याद रखते चलिएगा, ये बातें बहुत तेजी से रिवीजन करेंगे और भी इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ये ब्रेक कर देगा, ये भी डोर्मेंसी एंड रेगुलेट करेगा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड इनहेंस क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, साथ साथ ये भी सेल एनलार्जमेंट को बढ़ाएगा। इसके बाद इथाइलिन की बात आती है। इथाइलिन क्या काम करता है? इंड्यूस करता है राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग। याद रखिएगा, किसी फल को अगर पकाना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रूट राइपनिंग के लिए आपका इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है, और ब्रेक करेगा ये भी डोर्मेंसी और इंड्यूस करेगा ये भी फ्लाविंग। इसके बाद आती है एब्सिसिक एसिड की बात, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, उसको ध्यान से अच्छे से रटा मान लीजिएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए एब्सिसिक एसिड का भी हो गया अपने पास। अब देखिए यहां पे आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? देखिए हमने आपको अभी बताया कि प्लांट जो है वो अपने आप को शो करेगा, उसका जो कुछ भी काम हो रहा है वो मूवमेंट्स के थ्रू शो करता है। तो प्लांट के जो मूवमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। प्लांट मूवमेंट कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। एक कौन सा? ट्रॉपिक, एक नेस्टिक। यस, डायरेक्शनल यस, ट्रॉपिक और नेस्टिक। नेस्टिक मूवमेंट, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं जब कोई स्टिमुलस, बाहर से कोई सिग्नल आ रहा है और प्लांट रिस्पॉन्स करते या तो टुवर्ड्स स्टिमुलस या अवे फ्रॉम स्टिमुलस, देन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर कोई मूवमेंट ऐसा हो रहा हो कि प्लांट उसमें रिस्पॉन्स करे बिना किसी स्टिमुलस के, यानी स्टिमुलस की कोई भी उसमें बात ना आए, तब वो नेस्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो ये नेस्टिक मूवमेंट हो गया। अब जरा देखिए, नेस्टिक मूवमेंट में आपने कह दिया कि कोई स्टिमुलस चाहे कहीं से भी आए, जैसे छुई मुई है, आप चाहे इधर छुइए चाहे इधर, वो कहेंगे नहीं मैं तो मुरझा रही हूं, तो छुई मुई का प्लांट जो है वो क्या कर रहा है? नेस्टिक मूवमेंट शो कर रहा है। और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हुआ? सूरज की रोशनी पड़ी और प्लांट कह रहा है मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, तो क्या हो रहा है? वो उसी तरफ मुड़ जा रहा है जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही है। तो क्या हो रहा है? ये प्लांट इस स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। अब स्टिमुलस भी कई तरीके की हो सकती हैं, वो सनलाइट हो सकती है, वो केमिकल हो सकता है, वो ग्रेविटी हो सकती है, वाटर हो सकता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, है ना। ऐसे ही नेस्टिक मूवमेंट भी हो सकते हैं, फोटोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, अलग अलग तरीके के नेस्टी हैं। हम लोग बात यहाँ पे जिनकी करने जा रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है, चाहिए कैसे याद कर लीजिएगा, या आपको जो पहले आपने बताई है वो याद कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें। द लाइट, देखिए इन्होंने लाइट को लेकर करा है, द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ओनली, यानी कि एक प्लांट है, उस प्लांट को पॉटेड प्लांट है, यहाँ लगा हुआ है बेचारा, यहाँ खिड़की से लाइट आ रही है, तो लाइट सिर्फ एक साइड से आ रही है, तो क्या होगा? ये प्लांट कुछ दिन बाद इधर के इधर बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड एक्ट्स एज अ स्टिमुलस, वो किसकी तरह एक्ट कर रही है? स्टिमुलस टू द प्लांट, एंड द शूट रिस्पॉन्ड्स बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। और शूट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टिमुलस इज ओरिजिनेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट is called tropism. This type of stimulus originated movement, कैसा मूवमेंट है ये? ट्रॉपिक मूवमेंट, स्टिमुलस ओरिजिनेटेड मूवमेंट है, और उसी की या तो टुवर्ड्स स्टिमुलस जाएगा या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेड। अब बात आती है यहाँ पे कितने टाइप के हैं? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब जब लाइट स्टिमुलस की तरह बिहेव करे, ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटेशन स्टिमुलस की तरह बिहेव करे तो जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म जब पानी स्टिमुलस की तरह करेगा तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। और कीमोट्रॉपिज्म यानी जब केमिकल्स होंगे। इसके अलावा आता है एक और थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी कि जब टच। ठीक है, अब इसके एक एक एग्जांपल जरा जल्दी जल्दी बताएंगे आप। देखिए फोटोट्रॉप यहां पूरा लिखा हुआ है, हम पढ़ के नहीं बता रहे, या आपका दिल करे पढ़ लीजिए, रट लीजिएगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। आप बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की। जब फोटोट्रॉपिज्म की बात आएगी तो यहां ये मूवमेंट भी दो तरीके के हैं। फोटोट्रॉपिज्म भी दो तरीके का है। कैसा कैसा है? यस, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म।
अगर लाइट के टुवर्ड्स चल रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और लाइट के अवे अगर हो रहा है तो नेगेटिव। बताइए कौन इसका एग्जांपल होगा पॉजिटिव का? शूट होगा। बहुत सही बात है, शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा, नेगेटिव रूट। भाई रूट कभी लाइट की तरफ नहीं जाती है, रूट लाइट के अवे जाती है और शूट लाइट के टुवर्ड्स जाता है। इसके अलावा जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटेशन, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है? शूट। तो शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव हुआ, और रूट पॉजिटिव हो जाएगी। जियोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी के लिए, भाई साहब इसके लिए एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट भैया जैसे हमने अभी ये प्लांट का बनाया ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। उन्होंने क्या करा, जमीन में एक मटका रख दिया और इसमें पानी भर दिया और यहां लगा दिया एक पौधा, ठीक है, यहां लगा दिया एक बढ़िया सा पौधा और यहां थी जमीन, ये पौधे की जड़ें हैं। थोड़े दिन बाद देखा कि पौधे की जड़ें इस पानी की तरफ मूव कर गई, तो इस तरीके का मूवमेंट कैसा हुआ? हाइड्रोट्रॉपिज्म। अभी आगे डायग्रामेटिकली हम आपको समझाने वाले हैं। कीमोट्रॉपिज्म यानी केमिकल के थ्रू मूवमेंट, केमिकल के टुवर्ड्स या अवे मूवमेंट हो रहा है, तो इसे हमने क्या कह दिया? कीमोट्रॉपिज्म कह दिया। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको पॉलन ग्रेन का दिखता है कि पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब होती है वो यहां पे ओव्यूल की तरफ चलती है। यहां पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन की ट्यूब कहां जाती है? ओव्यूल की तरफ चलती है, क्योंकि यहां ओव्यूल से कुछ केमिकल निकल रहे होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल या एग इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बिकॉज दे रिलीज सम केमिकल्स व्हिच अट्रैक्ट देम। ठीक है, अब क्या आ रहा है? इसके थोड़ा सा यहां डायग्राम बने हुए देख लीजिए, आप देखिए बहुत बेसिक से डायग्राम। जैसे फोटोट्रॉपिज्म आपको दिख रहा है, देखिए लाइट, रूट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और शूट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो शूट कैसा है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। रूट कैसी है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। रूट देखिए ग्रेविटी की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है, और स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। थिग्मोट्रॉपिज्म यानी कि टेंड्रिल्स जो छल्ले जो बनते हैं, आपने कुकर बीटा में देखेंगे, कुकर बीटा यानी कद्दू। कद्दू होता है, कद्दू की बेल में क्या होते हैं? टेंड्रिल्स होते हैं, छल्ले होते हैं। यहाँ बेल लटका दिया आपने, वो क्या करता है? यहाँ से ऐसे छल्ला जैसे चिपक जाता है, फिर ये बेल आगे बढ़ी, फिर एक और छल्ला बना, वो इससे चिपक गया, सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, बेलों को ऊपर बढ़ाने के लिए। तो ये टेंड्रिल्स है, क्या करते हैं? जैसे ये मान लीजिए ये है टेंड्रिल ने छुआ, छूते ही ये इधर मुड़ जाएगा, फिर जिधर जितना जितना छूता जाएगा ये उतना उतना इधर उधर मुड़ता चला जाएगा। तो क्या हो रहा है? ये एक तरीके का जैसे जैसे टच आ रहा है ये उसी तरफ मूव कर रहा है। तो टच क्या हो रहा है? टच की तरफ मूव कर रहा है, जिधर टच हो रहा है। तो पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा। ऐसे टच अगर हुआ उससे दूर चला जाए तो नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिक। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिग्मोट्रॉपिज्म की बात करेंगे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। पॉलन ग्रेन देख लीजिए, ये पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ट्यूब है, और ये देखिए आ रही है ओव्यूल के अंदर जा रही है। मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब क्या है? ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अरे बहुत इजी है यार, अभी फटाफट रिवाइज होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट हमने कहा आपको, नाइदर टुवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस की तरफ ना ही जाएगा ना ही अवे जाएगा। जैसे एक छुई का पौधा है, छुई के पौधे को चाहे इधर से छुओ, चाहे इधर से छुओ, चाहे इधर से छुओ, उसकी पत्तियां हमेशा ऐसे जाएंगी। तो मिमोसा पुडिका, इसका एग्जांपल क्या हो गया? थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी हो गया, थिग्मोनेस्टी एक और होता है, थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी का मतलब क्या हुआ? टच के थ्रू नेस्टिक मूवमेंट है। तो थिग्मोनेस्टी का एग्जांपल क्या हुआ? मिमोसा पुडिका, यानी कौन सा है? टच मी नॉट, यानी कि कौन सा है? ये छुई मुई का पौधा है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करी जाए फोटो नेस्टिक, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो नेस्टिक मूवमेंट यानी कि अच्छा फोटो नेस्टिक भी बता देते हैं। फोटो नेस्टिक क्या होती है? इसमें कौन सा एग्जांपल आता है? इसका एग्जांपल है मून फ्लावर। यार बहुत सही, तुम लोग बहुत कुछ याद हो गया है। मून फ्लावर ये क्या करता है?
मून फ्लावर क्या करता है? मून फ्लावर जो होता है रात में जब सूरज की चांद की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये खुल जाता है और सुबह में ये बंद होता है, यानी रात में खुलता है और दिन में बंद होता है। समझ में आई बात या नहीं? फोटो पीरियडिज्म की बात करते हैं। देखिए फोटो पीरियडिज्म यानी प्रकाश दीप्तकालिता हिंदी में कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। जरा समझिए, फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब वो पीरियड, तो वो पीरियड जो लाइट से गवर्न होना है, यानी लाइट से कुछ ऐसा हो रहा होगा। प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, प्लांट क्या करते हैं? फ्लावरिंग। तो हर प्लांट को सर्टेन एक टाइम पीरियड तक क्या चाहिए होती है? लाइट चाहिए होती है, जिसके थ्रू वो अपने अंदर वो कुछ केमिकल्स बना लें जो फ्लावर बना सके। तो प्लांट्स फ्लावरिंग के लिए जितनी देर की लाइट को लेते हैं वो टाइम पीरियड जितनी देर के लिए उन्हें लाइट चाहिए उसके हिसाब से प्लांट भी दो तरीके के हो जाते हैं। तो वो टाइम पीरियड कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी फोटो पीरियडिज्म, फोटो पीरियड है वो। और फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग वो प्लांट शॉर्ट डे प्लांट हो जाते हैं या लॉन्ग डे प्लांट हो जाते हैं। जैसे इस टाइम हमारे जाड़ों में जो प्लांट आ रहे हैं वो कैसे हैं? उन्हें कम टाइम के लिए लाइट चाहिए लेकिन फिर भी वो फ्लावरिंग कर दे रहे हैं। और गर्मी में जो प्लांट होते हैं उन्हें ज्यादा देर के लिए लाइट चाहिए फिर वो फ्लावरिंग करेंगे। गर्मी वाले ठंड में नहीं हो सकते, ठंड वाले गर्मी में नहीं हो सकते। इसी फोटो पीरियड के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन शॉर्ट डे प्लांट है और कौन लॉन्ग डे प्लांट है। तो वो टाइम पीरियड जिसके लिए वो टाइम पीरियड जो जिम्मेदार है प्लांट्स में फ्लावरिंग कराने के लिए उसे क्या कहते हैं? हम फोटो पीरियड कहते हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। समझ में आ गई बात या नहीं? और वो केमिकल्स जो प्लांट हार्मोन प्लांट में वो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावर बनाने के लिए, उन केमिकल्स को कहते हैं फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, ये यहां पे आपको दिया होगा फाइटोक्रोम, जो आ गया फाइटोक्रोम वो केमिकल है। प्लांट रिस्पॉन्ड फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस बाय स्पेशलाइज्ड पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम, वो फाइटोक्रोम है। और फाइटोकेमिकल जो है वो आपके वो केमिकल हो गए। फोटोपीरियोडिज्म, फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स आर रेगुलेटेड बाय ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज फाइटो फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं टारगेट ऑर्गन्स। हाँ, अब देखिए आते हैं नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टारगेट ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। देखिए टारगेट ऑर्गन क्या है? हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स ही ये पर्टिकुलर काम करेंगे जो हमारे अंदर चलेगा। प्लांट्स का तो हमने देख लिया कि सब प्लांट्स किस तरीके से काम करते थे। हम लोगों के अंदर जो है वो कुछ केमिकल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए कौन चाहिए? हार्मोन। हार्मोन एक तरीके के हमारे कौन है? ठेकेदार, ठीक है, या दलाल कह लो। वो दलाल जो काम कराएगा, काम ऑर्गन ही करेगा, लेकिन दलाल जाके बताएगा कि भाई साहब ये काम करना है तुम्हें, इतना पैसा मिलेगा। ठीक साहब, हम काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब। ठीक है, तो वो चीजें क्या है? वो है टारगेट ऑर्गन्स। और वो जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वो क्या है? वो गवर्न हो रहे हैं जिन केमिकल से, उन्हें कह रहे हैं हार्मोन्स। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसको एक एट अ ग्लांस देख लेते हैं। चलिए देखिए, एनिमल नर्वस सिस्टम को हम लोग देखेंगे। और एनिमल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले दो चार बातें यहां कर लेते हैं। ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट इनवॉलंटरी एक्शंस, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेट करेगा। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मसल एक्टिविटीज। और इट फॉर्म्स अस अबाउट द आउटसाइड। ये हमारे अंदर क्या है? इन्फॉर्म करेगा अस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन। इसके बाद इनेबल अस टू थिंक, रीजन एंड रिमेंबर। और ये हमारा जो एनिमल नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा? कंट्रोल ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, और हमारा जो एनिमल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? हमारी नर्व सेल होती है जो काम करेगी। ये बेसिकली लार्जेस्ट सेल है हमारी, ये इलोंगेटेड और ब्रांच सेल है, और ये कैरी करती है मैसेजेस। एक नर्व सेल यानी न्यूरॉन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, साइटोन या सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, हम लोग आगे उसकी बात करेंगे। अब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड है, लेकिन यहां आपको तीन पार्ट दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। दो पार्ट जो डिवाइड है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही दो और पार्ट हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। यहां लिख सकते हैं सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक में आ जाते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
जबकि इधर अगर हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से गवर्न होंगे हमारे रिफ्लेक्स आर्क्स यानी रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे गवर्न होंगे, और हमारा जो ब्रेन है उसके काम क्या होते हैं? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड कैरिंग इंपल्सेस, सेंड इंस्ट्रक्शंस टू ग्रुप्स, कोरिलेट्स द स्टिमुलाई एंड प्रोड्यूसेस एप्रोप्रिएट रिस्पांस, और स्टोर करता है हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन। ठीक है, इसके बाद अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन करती है और कंडक्ट करती है इंपल्सेस, नर्व इंपल्सेस। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दो तरीके की चीजें होंगी, हम लोग पढ़ेंगे अभी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। अब आते हैं ब्रेन के पार्ट। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं, जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब, जबकि तीसरा पार्ट आता है जिसका नाम है डायंसिफेरम, है ना। और इसमें 3 पार्ट और आ जाते हैं, कौन कौन से? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये अलग से मेंशन कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट है, और इसके लोब है ऑप्टिक लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब और पैराइटल। ठीक है, ऑसिपिटल लोब, तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ये 4 लोब होते हैं इसमें। और ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं, ये लोब्स हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए होते हैं, और इनमें हमारा सारा काम होता है, कोऑर्डिनेशन होगा, हियरिंग होगी, स्मेल होगा, ये सारी चीजें, लिखना पढ़ना, ये सारी चीजें यहां से होगी। डायंसिफेरम में थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हमारा नर्वस सिस्टम में रखा जाता है। एपिथैलेमस को नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद थैलेमस की बात करें तो ये रिले सेंटर है। हाइपोथैलेमस हमारे जो है वो बाकी चीजों को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह को। मिड ब्रेन बहुत ही मासूम सा है, छोड़ दो इसको। हाई ब्रेन में आ जाते हैं 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। ये हमारा हो गया ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ये फ्लो चार्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर, और क्या कह रहे थे देखते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स हैं हमारे, वो कुछ रिसेप्टर्स यानी जो सेंस को लेंगे, वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और टैंगो रिसेप्टर, और थिग्मो रिसेप्टर भी होता है। ठीक है, थिग्मो ही टैंगो है, टच, इसी को थिग्मो रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फोटो रिसेप्टर्स यानी कि जो हमारे लाइट का परसेप्शन लेंगे, और वो कौन होगी? हमारी आई। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो स्मेल का परसेप्शन लेंगी, वो कौन होगी? हमारी नोज। टैंगो टच का रिसेप्टर जो होंगे, या टेम्परेचर के थर्मो रिसेप्टर जो होंगे, वो कौन होंगे? हमारी स्किन। टेम्परेचर के लिए भी हमारी कौन हो जाएगी? स्किन। और जो फोनो रिसेप्टर है सुनने के लिए, जो कान होंगे वही तो सुनेंगे, तो ईयर। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरीके के सेंस लेते हैं, और जो स्टिमुलस हैं वो ये। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमारे जो हमारी न्यूरॉन है उसके ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। फंक्शनल यूनिट है हमारा न्यूरॉन, और न्यूरॉन को आप देख सकते हैं बना हुआ है। ठीक है, एक न्यूरॉन जो होता है उसका ये वाला पार्ट कहता है सेल बॉडी, और सेल बॉडी से ही निकले हुए कुछ ये प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं? डेंड्राइट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डेंड्राइट कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही निसेल ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, जिन्हें हम निसेल ग्रैन्यूल कहते हैं। ये जो फिलामेंट पीछे की तरफ जा रहा है, इसे हम एक्सॉन कह देते हैं, और ये जो एंडिंग्स हैं न्यूरॉन की, इन्हें हम सिनेप्टिक नर्व, सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक नॉब या नर्व एंडिंग्स कहते हैं। तो कई नाम से जानते हैं, या यहाँ पे सिनेप्टिक टर्मिनल के नाम से जान रहे हैं। ये दूसरी सेल की साइटोन से कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं, और जिस तरीके से जुड़ते हैं उस जुड़ने को कहते हैं साइनैप्स। क्या कह देते हैं? साइनैप्स कह देते हैं। ठीक है, और ये जो साइनैप्स हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, केमिकल साइनैप्सिस और मेम्ब्रेन या इलेक्ट्रिकल सिनैप्सिस। 2 तरीके की सिनैप्सिस हो सकती है। बाकी के लिए आप हमारे डिटेल वीडियोस को देखें। बात आती है फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन, जिसमें सेल बॉडी या साइटोन है। साइटोन के बारे में यहां लिखा हुआ है,
सारी बातें। और इसकी खास बात है कि इसमें नेसल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स मिलते हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे। डेंड्राइट्स की बात करते हैं, ये सर्व करता है शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये डेंड्राइट्स की डेफिनेशन लिखती है। एक्सॉन, इसकी भी डेफिनेशन आपको यहाँ सामने दिख रही है। अब जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं बहुत तेजी से, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सेशन है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं है। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, आपका ब्रेन के बारे में सारी बातें यहाँ पे होंगी, तो ऐसा देख लीजिए जल्दी से। तो जो ब्रेन होता है इसका ये वाला बीच वाला पार्ट, तो ये तो हो गया आपका बीचों बीच में, यहाँ पे कहीं पे होगा मिड ब्रेन, ठीक है, यही अंदर, इसमें यहां पे ही हो जाता है थैलेमस, और ये यहां से आपका आगे की तरफ ये पूरा अलग हो गया है पार्ट। तो ये जितना पार्ट आपको ये वाला दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम कह देते हैं क्या, यही है सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है। और इसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब आपको मिल गया, ठीक है। ये ऑसिपिटल लोब हो गया और टेम्पोरल लोब भी कहीं यहीं पीछे की तरफ होगा, टेम्पोरल लोब, ठीक। इसी में यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए इसी ब्रेन में आपके यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का रीजन है, और हाइपोथैलेमस से निकली हुई ये जो ग्लैंड दिख रही है आपको, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो अभी आपको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर यहाँ आगे आए तो यहाँ पे ये उठा हुआ सा पोर्शन है, इसे हम कहते हैं पॉन्स, ये रीजन क्या कहलाता है, पॉन्स कहलाता है। देखिए टेम्पोरल लोब ये आ गया, पॉन्स के बाद ये वाला रीजन कहलाता है मेडुला ओब्लोंगाटा, और ये जो पीछे ये वाला रीजन है, इस रीजन को कहते हैं सेरिबेलम। क्लियर, कोई दिक्कत? आपको लोब्स भी दिखा दिए हैं, जो फ्रंटल लोब है वो इस तरीके से रेड कलर से है, ये आपका इस कलर से है, ये इस कलर से है, ये अलग अलग लोब अलग अलग कलर से आपको दिखा दिए। क्लियर, यही सारी बातें अभी हम लोगों ने करी थी। ब्रेन का डायग्राम पूरी तरह से क्लियर है, आपको एनसीईआरटी में डायग्राम मिलेगा, और उसमें ये सारी चीजें अगर मेंशन नहीं होंगी और वो कहेंगे कि इसे लेबल कर दो, कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए लेबलिंग करने के लिए भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता। नर्वस सिस्टम की बात, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कई तरीके का है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और ब्रेन की बात हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ ब्रेन के बारे में और भी बातें यहाँ पे लिखी हुई, क्योंकि उसके काम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं किस चीज के क्या काम है। ह्यूमन ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, इट इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। याद रखिएगा, ब्रेन के बाहर की जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। आइए कवरिंग्स को थोड़ा याद कर लेते हैं। हार्ट के बाहर की कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। लंग्स के बाहर की कवरिंग को क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। लंग्स का हो गया, ठीक है। किडनी के बाहर की रीनल कैप्सूल, ठीक है, ये कवरिंग होगी, और ब्रेन के बाहर की कवरिंग मेनिंजेस कहलाती है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। स्पेस बिटवीन मेनिंजेस इज कॉल्ड वेंट्रिकल, और इसमें जो फ्लूइड फिल रहता है उसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। समझ में आई बात या नहीं? आप लोग इसको जानते हैं। यही फ्लूइड आपके ब्रेन के ऊपर भी कवर रहता है, और यही फ्लूइड आपके किसमें, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी कवरिंग रहती है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी यही मेनिंजेस की कवरिंग रहेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर पूरे में मेनिंजेस की कवरिंग रहती है। ड्यूरा मैटर, प्रिया मैटर और एरिकनॉइड, ये तीन मेम्ब्रेन है जिनके नाम आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये याद रखिएगा ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजेस कहते हैं, और मेनिंजेस में वायरल इंफेक्शन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आइए फोर ब्रेन के ऊपर जल्दी से आते हैं। द फोर ब्रेन इंक्लूड्स 2 मेन पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरिब्रम, जबकि हमने आपको एक और बताया है डायनसेफेलॉन, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी आ रहा है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर द सेंटर ऑफ स्मेल एंड पुअरली डेवलप इन ह्यूमन बीइंग्स, बहुत ही कम डेवलप होता है, इसीलिए हम कम तरीके की स्मेल्स को, कुत्ता ज्यादा स्मेल सूंघ सकता है हमारे मुकाबले। इन सेरिब्रम, अब सेरिब्रम जो होता है वो स्पेसिफिक रीजन है, for kind of stimulus it response are located. For example, occipital lobe is the region for visual reception, temporal lobe for auditory reception, frontal lobe for muscle activities, and parietal lobe for touch, smell, temperature and consciousness. ये आपको बात करना पड़ेगी भाई साहब, ये याद करना है बिल्कुल डिट्टो, कि ऑसिपिटल लोब क्या करता है, फ्रंटल लोब क्या करता है, पैराइटल लोब क्या करता है और टेम्पोरल लोब क्या करता है। इनके काम यहां दे दिए हैं, आपको ये याद करना पड़ेंगे, ठीक है। कर लेंगे, उम्मीद करना है आप जल्दी से याद भी कर लेंगे।
पॉज करके देख लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स आ जाते हैं। ऑप्टिक लोब्स यानी कि आंखों वाले, विजन का सेंटर, ठीक है, मिड ब्रेन में। और यहां से ऐसे ऑप्टिक क्याज्मा बनता है, ऐसे करके दो नहीं बनते। हमारी इधर वाली आंख जो है ना, इधर वाली आंख से नर्व जाएगी इस तरफ ब्रेन के पार्ट में, और इधर वाली आंख से नर्व जाएगी इस तरफ। तो यहाँ पे जो सेंटर बनता है उसे कहते हैं ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। खैर, मिड ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ नर्व्स व्हिच कनेक्ट फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की बात करें जाए, वो तीन पार्ट में है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। सेरिबेलम का काम जो है वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट में, ठीक है, ये वॉलेंटरी मूवमेंट वगैरह। इट आल्सो कंट्रोल बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। भाई साहब ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। पॉन्स की बात करी जाए तो ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा रेस्पिरेशन को। इट आल्सो कंटेन नर्व बैंड विच जॉइंट टू लेटरल लोब्स, ये हमारे दो लेटरल लोब्स को ज्वाइन करता है। इसके अलावा मेडुला ओब्लंगाटा जो है ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को करेगा, जैसे तुम्हारे में इनवॉलेंटरी फंक्शन जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग मूवमेंट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कंट्रोल कंट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्स, ठीक है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना ब्लड वेसल्स को। इसके अलावा इट आल्सो रेगुलेट स्वलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग और वोमिटिंग, ये उनको भी रेगुलेट करेगा। समझ में आई बात या नहीं मेडुला ओब्लंगाटा की? कोई दिक्कत इसमें नहीं। स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए, स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ बनी हुई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड बढ़िया सी, ये आप लोग पहले तो इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड में और रिफ्लेक्स एक्शन में। चलिए देखिए, आपका ये हाथ है और ये एक यूटेंसिल को छू रहा है, और यहां से एक न्यूरॉन जो है इसकी खबर ले जा रहा है। ये कौन से कहलाएगी, सेंसरी न्यूरॉन, है ना, सेंसरी न्यूरॉन कहलाएगा। और ये खबर को यहां ले जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, यहां, और यहां पे आपका एक न्यूरॉन होगा, वो इसको, इसे क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या इसे रिले न्यूरॉन भी कह देंगे, ठीक है ना। बेसिकली इंटर न्यूरॉन या इसे एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं, इंटर न्यूरॉन ही याद रखो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये न्यूरॉन इसकी सारी एक्टिविटीज को कहेगा, भाई साहब अब हमारा हाथ जो है गरम गरम चीज पे लग गया, अब हमारी मसल्स को जाके ये सिग्नल देगा, किसको देगा, ये मसल्स को सिग्नल देगा कि भाई साहब अब स्ट्रेच हो जाओ, खिंच जाओ, ठीक है। तो क्या करेगा, इसे क्या कहते हैं कि हम इस वाले डी वाले को क्या कह देंगे, मोटर न्यूरॉन। समझ में आई बात या नहीं? ये जो मैटर है, ये कौन सा मैटर है, ग्रे मैटर है, और ये वाला व्हाइट मैटर है, ठीक है। ये ए क्या हो गया, ये रिसेप्टर ऑर्गन हो गया, ठीक है। ई क्या हो गया, मसल हो गया। चार्ट कंप्लीट, कोई दिक्कत, मजेदार। ये आप लोग एनसीईआरटी का ही है डायग्राम, हमने कॉपी करके मारा हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन सेट होगा। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। अरे भाई साहब ये क्या है, देखो ये जो तुम्हारा मेडुला ओब्लंगाटा ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा, यानी ब्रेन से ही निकला है स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आप देखिए, ऐसे देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, एक आदमी ये खड़ा हुआ बेचारा सामने से, ऐसे बढ़िया आदमी खड़ा कर देते हैं, ले रावण बना दिया, ठीक है। इसका यहां ब्रेन होगा और यहां से इसकी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, तो ये सेंटर में है, इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे निकलने वाली जितने भी एसोसिएटेड नर्व्स या न्यूरॉन्स हैं वो क्या बना देंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आई बात है नहीं? तो हम ब्रेन और स्पाइनल, अरे भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, देखिए ये आपका जो ब्रेन है इसी से तो स्पाइनल कॉर्ड निकली है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इसे आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में बदल गई होगी। आगे देखते हैं कहां पे थे हम लोग, यहाँ पे रिफ्लेक्स। देखिए ये जो आर्क बनी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप गौर से देखें तो ये जो है एक आर्क बन रहा है, ठीक है। और ये जो आर्क है इसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको, रिफ्लेक्स आर्क बोल रहे हैं। अभी मैंने ये सारी चीजें आपको पूरी बताई। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा।
स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा ऑफ द ब्रेन. इट लाइज इन द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल कैनाल में रहती है. कौन? स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा का एक्सटेंशन है और ये कहाँ है? न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला टू द लंबर रीजन. लंबर रीजन कौन सा है? ये हमारे पीछे की तरफ जब हम आएंगे तो पीछे की तरफ आते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ है, वो लंबर रीजन कहलाता है. लाइक ब्रेन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस. ब्रेन की तरह ये भी मेनिंजेस से प्रोटेक्टेड रहेगी और इसमें भी भरा रहेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अच्छा, फ्लूइड का काम क्या होता है? ये आप कमेंट में बताइए. फ्लूइड का काम क्या होता है? इट एनक्लोजेस बॉडी केज कवर्ड. ये हमारा एक केज में है, ठीक है, और उस केज को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हैज टू हॉर्न्स. देखिए दो तरीके के हॉर्न्स आपको ये ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, एंड डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न. ये डॉर्सल हो गया और वेंट्रल हॉर्न हो गया. डॉर्सल हॉर्न इज जॉइंट बाय सेंसरी नर्व्स. ये डॉर्सल हॉर्न जो है वो क्या है? ये सेंसरी नर्व से जॉइंट है और वेंट्रल कहाँ है? स्पाइनल नर्व से. ठीक है, दो तरीके के हॉर्न हो गए. ये हो गया डॉर्सल और वेंट्रल, दो हॉर्न. ठीक, तो ये एक आर्क बन गया. अगर आप देखें गौर से तो ये एक आर्क बन गया. इस आर्क को हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कह देते हैं, क्योंकि यही रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार है. आइए देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं. सेंसरी नर्व व्हिच पिक अप इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स. आगे देखिए फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं. रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो कुछ इनवॉलेंटरी हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं. और ये कंट्रोल में किसके रहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं. जैसे आपने साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अचानक से कोई गली से या सड़क पे आ गया, अचानक से कोई चीज, तो आप तुरंत ब्रेक मार देते हो. तो ये क्या है? रिफ्लेक्स है. आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर टाइपिंग करने वालों को, वो टाइपिस्ट क्या करते हैं? वो आपसे बात भी कर रहे हैं और टाइप करते चल रहे हैं. हाँ नाम बताओ, हाँ काम बताओ, मोहल्ला बताओ, किस मोहल्ले में रहते हो. वो अपना टाइप करते चले जा रहे हैं. तो वो क्या हो रहा है? वो देख उधर रहे हैं लेकिन उनकी उंगलियां बिल्कुल सेट हैं कीबोर्ड के ऊपर. तो क्या है? उनका ये रिफ्लेक्स में आ गया है. साइकिल जब चला रहे हैं तो अपने आप ब्रेक लग जाते हैं, अपने आप पैडलिंग हो जाती है, कब धीमा करना है कब तेज करना है अपने आप होता है. ऑटो सिस्टम, ऑटो मोड पे चले जाते हैं लोग. ये जो ऑटो मोड है ये क्या है? ये रिफ्लेक्सेस है. गर्म चीज है उससे बचना है, ठंडी चीज है उससे बचना है, नॉर्मल चीज है तो ठीक है. समझ में आई बात है क्या? ये सब क्या है? हमारी बॉडी अपने आप से रिस्पॉन्स कर रही है. आपकी आंखों के पास जैसे ही कोई चीज आती है, धूल के कण वगैरह आते हैं, तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं. तेज रोशनी होती है, तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं. ये सब क्या है? रिफ्लेक्सेस है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन आपकी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए ये सारे काम करती है. इन्हें क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सेस कहते हैं. तो देयर आर सर्टेन बॉडी रिस्पॉन्स विच आर इमीडिएट, जो बहुत तेज होते हैं, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी थिंकिंग. और इसमें किसी तरीके की थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, विद इन अ सेकेंड होता है. और आप कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस. तो डायरेक्ट आप रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन यहां से उठा लीजिए, याद कर लीजिएगा. रिफ्लेक्स एक्शन में बी डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस, अनकॉन्शियस, involuntary response of efforts, that is the muscle glands to the stimulus. स्टिमुलस के लिए अचानक से स्पॉन्टेनियस होंगे, अनकॉन्शियस हमें भी नहीं पता चलेगा, इनवॉलेंट्री हैं, हमारे कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, अपने आप होंगे, इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं. ठीक है. अब रिफ्लेक्स आर्क की बात आती है तो रिफ्लेक्स आर्क का हमने बता दिया पाथवे. द पाथवे फॉलोड बाय सेंसरी नर्व इज कैरिंग sensation from receptor organ to spinal cord, and the pathway followed by the motor nerve is carried to other, or in order to carrying the order from spinal cord to effector organ during reflex action forms a short arc, जिसे हम क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं. वही चीज है कि वो जो पाथवे पूरा आया है उस पाथवे को हमने क्या कह दिया बेटा? इस पाथवे को ही हमने कि भाई साहब हमने छुआ और छूते तुरंत हाथ हटा लिया. तो रिफ्लेक्स के लिए जो पाथवे आया उस पाथवे को क्या कह दिया? रिफ्लेक्स आर्क कह दिया. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने आपको बता दिया, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकली हुई जो न्यूरॉन्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रही हैं, और उसी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और सोमैटिक आता है. इसको आप चाहिएगा पढ़िएगा, चाहिएगा मत पढ़िएगा. आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. हमारे हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? बहुत तेजी से हम अपनी ग्लैंड्स के बारे में पहले देखेंगे और फिर उनके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे. तो हमारे हार्मोन जिन ग्लैंड से निकलते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. इसीलिए हमने ये लिखा है द एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका जो सिस्टम है पूरा वो एंडोक्राइन सिस्टम है.
और जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स आर द केमिकल आइदर प्रोटीन और स्टेरॉइड्स, ठीक है। अब ये कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? हाइपोथैलेमस या एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस। आइए इन ग्लैंड्स की पोजीशन और इनके सिचुएशन को देख लेते हैं, कहाँ क्या है ये, ठीक है। आइए देखते हैं इनकी ग्लैंड्स के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो मेल फीमेल दोनों का बनाया हुआ है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो मेल और फीमेल में एक ही जगह पे होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड अभी हमने आपको दिखाई, हाइपोथैलेमस से निकलते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड आपको जो ब्रेन बताया था उसमें। इसके बाद थायराइड ग्लैंड यहाँ गले में होती है, थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड उसी के पीछे की तरफ पैराथायराइड धसील ग्लैंड होती है। किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। यहाँ हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है। हार्ट के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड। इसके बाद यहां आ जाते हैं टेस्टिस और ओवरीज। ये ओवरी यहां होगी, फीमेल में अंदर होती है, टेस्टिस मेल में बाहर की तरफ होते हैं। टेस्टिस और ओवरीज हो गई। इसके अलावा यहां पैनक्रियाज होता है आपका, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, तो पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड हो गई। क्लियर है? इतने तरीके की यहाँ पे ग्लैंड्स आपको साफ साफ यहाँ दिखाई दे रही है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ग्लैंड्स के नाम तो एटलीस्ट रट ही लीजिए, यहीं के यहीं पॉज करके ग्लैंड के नाम रट डालिए, फिर आगे बढ़े। चलिए देखिए हर एक के बारे में अब जानकारी लेंगे। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इन द व्हाइट मैटर बिलो द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। याद रखिएगा, थर्ड वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल वो जगह है जहां पे आपका सीएसएफ यानी फ्लूइड भरा हुआ है। सिक्रीट्स रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट देयर हार्मोन्स। इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। ये क्या करता है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। रेगुलेटिंग इंटरनल सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के भी इंटरनल सिक्रीशंस को रेगुलेट करेगा। इसके लिए आप हमारी अगर डिटेल में जाना तो डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, आपको बताया हमने हाइपोथैलेमस ही है ब्रेन, और इस हाइपोथैलेमस से निकल रही है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं, देखिए ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको इनमें से कौन सा याद रखना है? जरा ध्यान दीजिए, कौन सा हार्मोन याद करना है? सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन। 10th क्लास में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन है। हालांकि हमने लिख सारे थे, आपका दिल करे तो याद करिए, ना दिल करे तो कोई बात नहीं है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये आपके अंदर जो है वो ग्रोथ बढ़ाएगा, ठीक है, और आपको लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करेगा। और यही अभी हम आगे हार्मोन्स के निकलने और उनकी डिफिशियंसी की बात करेंगे। अगर ज्यादा निकल रहा है ओवर सेक्रेशन और अंडर सेक्रेशन यानी कम निकल रहा है तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी, आगे बात करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटीडायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन निकलते हैं। आप पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ इतना याद रखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। अगर ये ज्यादा निकल रहा है तो क्या होगा, अगर ये कम निकल रहा है तो क्या होगा, अभी देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी और से ये हार्मोन निकल गया, ठीक। हम नहीं आगे बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसके बाद आते हैं सीधा नीचे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा, T3 और T4, और कैल्सिटोनिन निकलेगा, ठीक है। दो हार्मोन निकल रहे हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या करता है? हमारे अंदर के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम के रेट को मेंटेन करता है। हार्मोन्स के बारे में पूरी डिटेल वीडियो आपके पास है, आप उसे देख सकते हो। आगे बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, थायराइड के बाद पैराथायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड ग्लैंड वो भी कैल्शियम को कंट्रोल करती है। एक कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, एक कैल्शियम के लेवल को ब्लड से कम करता है, ठीक है। तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? ये हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स निकालती है, और ये इसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। तो इमरजेंसी हार्मोन निकाल रही है एड्रिनलिन, फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी में निकलता है, इस वजह से हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाती है, ठीक है। और नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी कंडीशन में निकलेगा। ओवरीज, ओवरीज जो होती हैं इनसे क्या होता है? ओवरीज से निकलने वाला हार्मोन जो है आपका
वो कौन से है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवरी से निकलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने अगर पढ़ा होगा हमारी वीडियो से तो आपको वहां रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा बताया होगा कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका काम क्या होता है। इसके अलावा टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस हमारे क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं, ये ओवा बनाती हैं। और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन। यहां के बाद पैनक्रियास के ऊपर आ जाते हैं। पैनक्रियास से 2 हार्मोन निकलते हैं। पैनक्रियास से भी 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? ग्लूकागॉन जी और इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज हाई हो गया है उसको कम कर देना। कम किसमें? ग्लाइकोजन में बदल देना। और ग्लूकागॉन का काम होता है वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देना, ठीक है। चलिए अब आते हैं माल फंक्शनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने लगा या कम निकलने लगा, हाइपोसेक्रेशन इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में ये कम निकल रहा है तो क्या होगा? इस कंडीशन कहते हैं डॉर्फिज्म, बहुने रह जाएंगे। हाइपर फंक्शनिंग इन चिल्ड्रन, ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे बिल्कुल लंबे हो जाएंगे, जाइगेंटिज्म। लेकिन हमारे जैसे एडल्ट हो गए और तब ज्यादा निकलना शुरू हुआ तो उनका जो फेस है इसकी हड्डियां इधर से उधर हो जाएंगी, इनका फेस बुरा हो जाएगा। खाली आपने देखा होगा फेस काफी लंबा खिंच गया, तो वो क्या है? एक्रोमिगैली। क्या कह देंगे? एक्रोमिगैली, ठीक है। आगे आते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हाइपो फंक्शनिंग इन एडल्ट और हाइपर फंक्शनिंग थायरॉक्सिन की, तो ये आ जाता है। आयोडीन, पहले तो समझिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसके बनने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आयोडीन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो है ग्वाइटर, बस इतना ही है। इंसुलिन, इंसुलिन का अगर हाइपोसेक्रेशन हो जाएगा, कम हो जाएगा तो डायबिटीज मेलिटस। कोर्टिसोल छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, ठीक। ये हमारे सारे काम हो गया इनका, किनका? हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम और ये वो, इन सबका हमने वन शॉट में मतलब जितना हो सकता था रिवीजन करा दिया। आगे आते हैं अब हम लोग सीधे क्वेश्चनिंग पे, क्वेश्चन आंसर करते हैं। शुरू। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स? रिसेप्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट फ्रॉम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। करेक्ट आपको ढूंढना है। क्या गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को करते हैं? Yes. हाँ करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो स्मेल को करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल सही। बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल? नहीं साहब, ये गलत बात है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट ऑडिटरी, अभी तो हमने कहा सुनने वाले के कान होते हैं, वो कह रहा है स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल के लिए होते हैं, वो रिसेप्टर कर रहा है टेस्ट को, गलत। तो इसका मतलब है पहला ही सही है। नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ट्रेवल करती है कहां से कहां? देखिए आपका जो न्यूरॉन्स है, अभी हमने आपको बताया था कि न्यूरॉन से बन रहा है। इस न्यूरॉन में यहां से ये डेंड्राइट्स हैं और इन डेंड्राइट्स से सिग्नल यहां से आएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे और फाइनली यहां आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है बताइएगा जल्दी से। इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां? डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल एंड या एक्सॉन एंड। तो तीसरा ऑप्शन जाएगा इसका। इन साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स में देखिए, ये जो साइनेप्स होता है इसके आगे अब बात करते हैं, यहां से अगले न्यूरॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। ये न्यूरॉन्स, इनके डेंड्राइट्स यहां कनेक्ट होंगे, इनके डेंड्राइट्स यहां कनेक्ट होंगे। तो साइनेप्स क्या हो रहा है? इनके बीच का जो जोड़ है ये साइनेप्स है, ठीक है। वो कह रहा है केमिकल सिग्नल कहां से कहां? तो डेंड्रिटिक एंड से लेके डेंड्राइट से, टर्मिनल एंड से डेंड्राइट से। क्या कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? 4, एक्सॉन एंड से वन न्यूरॉन ऑफ द डेंड्रिटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के एंड, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, इन न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू केमिकल सिग्नल अकर इन। यहां तक इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है, केमिकल सिग्नल में यहां पे कन्वर्ट होता है और यहां से केमिकल रिलीज होता है दूसरे के लिए। तो कहां पे अकर हो रहा है ये? एक्सॉन एंड के ऊपर, एक्सॉन एंड के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे एक्सॉन एंड के ऊपर। सी पे तो यहां हो जाएगा, डेंड्राइट आ जाएगा, डेंड्राइट तक तो केमिकल पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क के लिए हमने क्या बताया था?
हाथ ने छुआ, सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन, इसके बाद सेंसरी नर्व से फिर स्पाइनल में जाएगा इंटर न्यूरॉन से फिर वापस आ जाएगा मोटर, और मोटर से फिर मसल्स। कहां पे पहुंचे हम लोग? कौन सा वाला? फोर्थ। देखिए, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और फिर मसल। बिल्कुल सही। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सडन एक्शन इज रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अगर किसी चीज से एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके हम सडन रिस्पॉन्स करेंगे, क्या उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल। सेंसरी न्यूरॉन, क्या स्पाइनल कॉर्ड से मसल में सेंसरी न्यूरॉन ले जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से मसल में जो ले जा रहा है उन्हें हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, सेंसरी नहीं कहते हैं। दूसरा, मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन रिसेप्टर से, मोटर न्यूरॉन तो कह रहा है सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक ले जाएंगे, तो ये भी गलत। द पाथ थ्रू व्हिच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू अ मसल और ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या हुआ? वो तो आर्क तो ये हुई ना, तो क्या हुआ? सडन एक्शन। सडन एक्शन भी तो थे, इनवॉलेंट्री थे, सडन थे, अनकॉन्शियस थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, गलत है थर्ड। इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाना चाहिए। क्यों? पूरा क्वेश्चन तो पढ़िए। तो अब तीसरा देखिए, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा। रिसेप्टर से ग्लैंड या मसल तक का जाने का पाथ, वही तो रिफ्लेक्स आप कह रहा था। हाँ, ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? तीसरा करेक्ट जाएगा। ठीक है, आइए अगला वाला 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के लिए कौन सा है? ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। थिंकिंग पार्ट ब्रेन का हाइंड ब्रेन होता है? नहीं। कौन होता है थिंकिंग पार्ट? सेरिब्रम। सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। बिल्कुल सही, 4 ब्रेन में ही ऑल्फैक्टरी लोब और ये सारे जो लोब्स हैं सेरिब्रम में, उन्हीं में ये सेंटर होते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक सैल्वेशन और वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय द मेडुला। हाँ, बिल्कुल सही। हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगेटा से ही तो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं कंट्रोल। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका? 2 और 3 सही है, सी जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, posture and balance of the body, cerebellum. Spinal cord originate from किससे? medulla oblongata. The movement of shoot towards light is phototropism. The main function of abscisic acid in plant is abscission करना, खत्म करना। ये inhibit करता है। प्लांट में ग्रोथ हार्मोन 2 तरीके के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रोमोटर में कौन सा था? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिटर्स हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन और इसमें ऑक्सिन जो है नॉट, हाँ इज नॉट। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन तीनों मिलेंगे। एब्सिसिक एसिड जो है वो कौन है? इनहिबिटर है। फिर आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अभी बताया हमने कौन सा हार्मोन आयोडीन के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड इसी से बढ़ेगी, ग्वाइटर कहलाता है ये। अगर आपसे आयोडीन की कमी होती है तो ग्वाइटर हो जाता है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज। हाँ, इंसुलिन तो पैनक्रियाज से ही तो निकलता है यार। इनकरेक्ट बताना है, पैनक्रियाज से ही तो निकलता है। इंसुलिन पैनक्रियाज से ही निकलता है। इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अरे ग्रोथ और डेवलपमेंट की कहां बात कर रहा है भाई? इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। हाँ, इन्फ्लुएंस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन व्हिच कॉजेस डायबिटीज। अभी बताया डायबिटीज मेलिटस, ये भी सही बात है। तो कौन सा गलत हुआ? इसका ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए तुम्हारा जो है या तो ग्रोथ हार्मोन होगा या थायरॉक्सिन। सेलेक्ट मिसमैच पेयर, ऐसा पेयर जो मिसमैच है। यानी एड्रेनलिन क्या पिट्यूटरी से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है क्या? किससे निकलता है एड्रेनलिन? बताइए। एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है ना एड्रेनलिन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से निकलता है? हाँ निकलता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है? निकलता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही। कौन सा गलत हुआ? एड्रेनलिन।
ठीक है। द शेप ऑफ गार्ड सेल, अब जरा भाई साहब ये थोड़ा सा बताते हैं गार्ड सेल चेंजेस, थोड़ा सा ये समझा देते हैं। गार्ड सेल्स क्या होता है, इन्होंने गार्ड सेल्स का नाम ले लिया, स्टोमेटा की बात करना पड़ेगी हमें। स्टोमेटा जो होता है उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ये स्टोमेटा का शेप। और इसमें जो ये बीचों बीच में सेल्स हैं इन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, ये वाली सेल्स हैं। इसमें अंदर की तरफ ये थिक वॉल्ड होती है और बाहर की तरफ थिन वॉल्ड होती है, ये गार्ड सेल्स हैं। और इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, सुबह के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये टर्जिडिटी होगी इनमें और ये अपने शेप को बदल देंगी और ये खुल जाएगा, ये स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाती है। अब बात करते हैं आगे। द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ द सेल, टेम्परेचर ऑफ द सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। तो अभी हमने आपको बताया पानी अंदर आता है जिसकी वजह से टर्जिडिटी होती है और उस वजह से ये खुल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, हमने आपको टेंड्रिल्स यानी छल्ले की बात करी। छल्ले क्यों बनते हैं? इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन ऑफ टेंड्रिल सेल्स that are away from support, rapid cell division of tendril cell in contact with the support। तो आपको पता है थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट था ये, तो टच की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की वजह से होता है पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होती है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज इन अकॉर्डिंग्स विद पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म, सनफ्लावर। हालांकि आईसीएससी बोर्ड ने इसको थोड़ा सा अलग करा है, लेकिन हम आईसीएससी बोर्ड में चूंकि है नहीं तो हम फोटोट्रोपिज्म ही लेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस इज ट्रिगर्ड, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्ड द फॉल ऑफ मैच्योर लीफ, देखिए फॉलिंग यानी फॉलिंग ऑफ मैच्योर लीफ को कहते हैं एब्सेशन। एब्सेशन के लिए क्या आता है, कौन सा हार्मोन? एब्सेसिव एसिड। याद रखिएगा, एब्सेशन का मतलब है पत्तियां और फलों का झड़ना गिरना। आगे आते हैं। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस और हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी निपटा दें। Which of the following statement about transmission of nerve impulse is incorrect? Incorrect बताना है आपको, बताइए। Nerve impulse travel from dendrite towards axonal end, dendrite से axon की तरफ जाते हैं। हाँ, dendrite से ही तो axon की तरफ जाएंगे। The dendritic and electrical impulse bring about the release of some chemicals। भैया इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो कभी भी केमिकल से नहीं चलती है, तो उसे केमिकल सिनेप्स कह देंगे, वरना द केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सोनल एंड of one neuron crosses the synapse and generates similar electrical impulse in the dendrite of another neuron। हाँ, the neuron transmits electrical impulse not only to another neuron but also muscle and gland cells। हाँ, कहीं अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो हमसे पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा गलत गया बेटा? सेकंड गलत गया, वही हमें चूज करना था। 22 इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, इनवॉलंटरी बताइए जल्दी से। मेडुला, अब मेडुला मिड ब्रेन में होता है, फोर ब्रेन में होता है, हाइंड ब्रेन में होता है? हाइंड ब्रेन में होता है, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलंटरी एक्शन? वोमिटिंग, सैलिवेशन, हार्ट बीट या च्यूइंग? भाई चबा तुम अपने आप हो सकते हो, ये थोड़ी है कि तुम कोई अपने आप हो रहा है। चबाने के लिए तो तुम्हें अपना एफर्ट देना पड़ेगा, इनवॉलंटरी थोड़ी है। आगे आते हैं 24वां क्वेश्चन। When a person is suffering from severe cold, he or she cannot differentiate taste of an apple from that of ice cream, differentiate smell of perfume from that of agarbatti, differentiate red light from green light, और differentiate a hot object from cold object। देखिए ये तो एक दो फर्जी ही ऑप्शन दे दिए हैं। अब आते हैं डिफरेंशिएट स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती, स्मेल यानी नाक में ब्लॉकेज हो जाता है ना, और डिफरेंशिएट टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ आइसक्रीम, टेस्ट वगैरह तो हो ही जाता है मेरे ख्याल से।
तो जाना ही चाहिए, ऑप्शन ये जाना चाहिए। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ गलती होती है तो कमेंट में लिख लीजिएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू? आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। आयरन अभी तो बताया हमने, आयोडीन होता है। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही, मेटाबॉलिक रेट को तो एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन। बिल्कुल सही है। कौन सा गलत बताया? पहला। वो कह रहा गलत बताना, नॉट ट्रू अबाउट दैट। ठीक है, चलिए अगला। डॉर्फिज्म और जाइगेंटिज्म हमने बताया आपको, हाइपर सिक्रेशन या हाइपोसिक्रेशन, यानी ज्यादा निकलेगा अगर ग्रोथ हार्मोन तो जाइगेंटिज्म, और अगर कम निकलेगा तो डॉर्फिज्म। क्या कह रहा है? लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसका आंसर क्या जाएगा? लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 28। मजा आ रहा है? फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। ड्रामेटिक चेंज ऑफ द बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में आपके बॉडी के फीचर्स में अचानक से चेंज आ जाता है, इज मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टिस। ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ईस्ट्रोजन कहां से गया? टेस्टिस से। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी से। वाह क्या बात है, कितना गलत बोल सकते हो। ईस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जबरदस्त गलत बोला। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। हां, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड एंड ईस्ट्रोजन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई साहब हार्मोन तो आपको याद ही करा दिया हमने, कौन से किस से करना है। अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन फ्रॉम इंसुलिन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, बताइए, शुगर लेवल ब्लड वाज हाई। उसका शुगर लेवल अचानक से बढ़ रहा है और उसके शुगर लेवल को कम करना है। शुगर, ब्लड प्रेशर वाज लो, गलत है। शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई, शुगर लेवल ज्यादा था, उसको कम करने के लिए इंसुलिन दे दिया। अगला देखिए, द हार्मोन व्हिच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन मेल, टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए। Which hormone is of endocrine gland is unpaired? Which endocrine unpaired कौन से? देखिए टेस्टिस 2, पिट्यूटरी ग्लैंड 1 होती है, ओवरी 2 होती है, एड्रिनल ग्लैंड 2 होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड 1 होती है। Junction between two neuron is called synapse. In humans, the life processes are controlled and regulated by, life processes control होते हैं, regulate होते हैं by reproductive and endocrine system, respiratory or nervous system, endocrine system और digestive system, या nervous system या nervous and endocrine system। कंट्रोल की बात करेंगे तो nervous system, endocrine system। NCERT के कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। What is the difference between reflex action and walking? सॉल्यूशन आपके सामने है। What happens at the synapse between two neurons? ये दो न्यूरॉन के बीच में जब साइनैप्स होता है तो क्या होता होगा? दो तरीके के हमने आपको बताया, सारी चीजें बता चुके हैं, बस आपको ये दिखा रहा है। अगर आपको दिल करे तो इससे आंसर्स पढ़ लीजिएगा, ना दिल करे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट स्मेल फ्रॉम एन अगरबत्ती? बाय नोज, olfactory रिसेप्टर। ठीक है। Which is the role? What is the role of ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? ब्रेन का क्या रोल है? और कुछ क्वेश्चंस आपके और हैं इसमें। व्हाट आर प्लांट हार्मोन? देखिए डायरेक्ट आ गया, क्या प्लांट हार्मोन क्या है। फिर हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। तो अब ये दो तरीके की मूवमेंट है, एक नेस्टिक है, एक ट्रॉपिक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंशिएशन पूछ रहा है बेसिकली। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। ऑक्सिन प्रमोट करता है ग्रोथ को। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड सपोर्ट? अभी टेंड्रिल के बारे में बता दिया कि सेंसिटिव रहे टच के लिए, सारी चीजें बता ही थी। अभी इसी के ऊपर तो क्वेश्चन आया था। एपेक्स से ग्रो होगा ना। हाँ। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए आ गया, एक पिक्चर रख दिया, पॉट लगा दिया, वो देखिए उसकी जड़ें इधर जा रही हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट बताओ। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो आपको क्या बताना होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। इस तरीके से आपका एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है।
आपको ये देना है, हमने पूरा सोल्यूशन दे दिया। अब पेजेस में बीच बीच में क्वेश्चन जो पूछते हैं, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स, किसी एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइस, आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज क्यों होता है, भाई एडवाइस करते हैं डॉक्टर के आयोडीन युक्त नमक खाएं, क्यों खाएं, क्योंकि आपको बनाना कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन। इसके बाद हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड टू द ब्लड शुगर, हमारे में अगर ब्लड बहुत तेजी से में एड्रेनलिन हार्मोन निकल पड़ा तो ये फाइट फ्लाइट हार्मोन है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, पसीना आने लगेगा, कपकपी आने लगेगी, वो सारी चीजें हैं, आपके सडन रिस्पॉन्सेज होंगे, फाइट फ्लाइट हार्मोन। इसके बाद बात आती है व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। देखिए इसी के ऊपर वहां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, इसी के ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, आपको इसमें से बताना है कौन प्लांट हार्मोन है, ठीक है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, इसके बाद द ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर all of the above. What is the function of receptors in our body? Think of situation where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? देखिए इस तरीके के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आपको हमने ये लिख दिए हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से कितना कितना लिखा जाएगा आंसर में। क्या मैं ड्रॉ करिए एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का बढ़िया सा, और उसमें डेंड्राइट और उनके बारे में कही, तो डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया। हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट, किस तरीके से फोटोट्रॉपिज्म अकर होता है प्लांट में। विच सिग्नल विल गेट डिस्टरप्ट इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है तो कौन से सिग्नल जाएंगे, तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा हमारा। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट, प्लांट में कैसे होता है ये, तो प्लांट फाइटोहार्मोन्स के थ्रू होता है। व्हाट इज द नीड ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, क्या है नीड, तो इसमें आपको ये लिखना होगा पूरा। रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्या फर्क है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप एक छोटे से लाल बटन को दबा के, इस पे लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल का नाम सैयद आसिम अली वारसी। Stay connected and stay tuned. Have a nice day. Thank you. हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस विद देयर समरी हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट हमारा जल्दी ही अगला सेशन भी आ रहा है, तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। हैव अ नाइस डे।